एक पल के लिए सोचिए, कोई खिलाड़ी 8 गगनचुंबी छक्के मारता है, 180 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से नाबाद शतक ठोक देता है, बिल्कुल। और वो भी T20 में। हाँ। और टीम 200 रनों का विशाल आंकड़ा भी पार कर लेती है, और फिर भी वो 33 रनों के एक बहुत बड़े फासले से मैच हार जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल लगता है। और 6 मई 2026 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ठीक यही स्क्रिप्ट लिखी गई। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच जो मैच 49 हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, मतलब ये आंकड़ा अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाला है। जब स्कोरबोर्ड पर कुल 437 रन टंगे हों तो पहली नज़र में ऐसे ही लगता है कि यार ये तो पूरी तरह से बल्लेबाजों का एक तरफा एक शो था। एग्जैक्टली। लेकिन इस मैच की असल कहानी ना उन बाउंड्रीज में नहीं है। वो कहानी छिपी है उस अदृश्य दबाव और रणनीतिक अनुशासन में, जिसने एक टीम को शिखर पर पहुंचा दिया और दूसरी को सीधा अर्श से फर्श पर गिरा दिया। सही कहा। और इसी पार शिफ्ट या कह लें सत्ता परिवर्तन को समझना हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य मकसद है। जी। इस चर्चा में हम सिर्फ स्कोर कार्ड के पन्ने नहीं पलटेंगे। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे सनराइजर्स हैदराबाद ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल की बादशाहत हासिल कर ली, और कैसे लगातार जीत के रथ पर सवार पंजाब किंग्स का अचानक से पतन हो गया। बहुत बड़ा पतन हुआ है पंजाब का। बिल्कुल। तो 235 के विशाल स्कोर के बाद 202 रन बनाकर हारना। यहाँ मेरा सीधा सवाल ये है कि जब दोनों ही टीमों ने 200 का पहाड़ पार कर लिया, तो क्या असल में इस मैच का फैसला बल्लेबाजों ने ही किया, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही तकनीकी खेल चल रहा था? इस सवाल का जवाब ना T20 क्रिकेट के जो आधुनिक विकास हुआ है उसमें छिपा है। अब देखिए, जब एक टीम 20 ओवर में 235 रन बनाती है और दूसरी 202, तो इसका सीधा मतलब है कि पार स्कोर जैसी जो धारणा थी वो अब खत्म हो चुकी है। हाँ, पार स्कोर का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा। वही तो। और इस 33 रनों के फासले को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये उन अतिरिक्त बाउंड्रीज का अंतर नहीं था जो हैदराबाद ने मारी, बल्कि ये उन कैचों का, उस फील्डिंग प्लेसमेंट का और उस गेंदबाजी ज्योमेट्री का अंतर था, जहां एक टीम ने अपनी योजना को एकदम सटीकता से लागू किया और दूसरी टीम दबाव में पूरी तरह बिखर गई। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा को वहीं से शुरू करते हैं जिसने इस पूरे रन फेस्ट की नींव रखी थी। वो ऑरेंज तूफान जिसने पंजाब के गेंदबाजों के होश शुरुआत में ही उड़ा दिए। वो शुरुआत तो सच में खतरनाक थी। मतलब डेटा बताता है कि हैदराबाद ने केवल 3.2 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए थे। बाप रे। हाँ, ये सनराइजर्स के इतिहास का तीसरा सबसे तेज टीम 50 था। अभिषेक शर्मा ने केवल 13 गेंदों में 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 35 रन जड़ दिए। और दूसरी छोर से भी तो कोई राहत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ट्रैविस हेड ने 19 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। इन दोनों की शुरुआत को देखकर ना मुझे एक मल्टी स्टेज रॉकेट की याद आती है। मल्टी स्टेज रॉकेट, ये उपमा बहुत दिलचस्प लग रही है, थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, एक रॉकेट का जो पहला स्टेज होता है ना, उसका काम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर रॉकेट को वायुमंडल से बाहर निकालना होता है। हाँ, सही बात है। वो अपनी पूरी ऊर्जा और अपना सारा ईंधन पहले कुछ ही मिनटों में जला देता है। अभिषेक और हेड ने ठीक यही किया। उन्होंने शुरुआत में ही अर्शदीप और फर्ग्यूसन के दबाव के गुरुत्वाकर्षण को अपनी आक्रामकता से एकदम तोड़ दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और जब वो आउट हुए तो जो दूसरा स्टेज था यानी मिडिल ऑर्डर, वो पहले से बनी हुई उस भयंकर गति का, उस मोमेंटम का फायदा उठाकर और भी तेज हो गया। ये विश्लेषण ना खेल की एकदम असली तस्वीर पेश कर रहा है, क्योंकि जब शुरुआती बल्लेबाज सपाट पिच पर इस तरह का प्रहार करते हैं तो वो सिर्फ रन नहीं बनाते यार, वो विपक्षी कप्तान के दिमाग में पूरी तरह से खलबली मचा देते हैं, पैनिक क्रिएट कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो मिडल ओवर्स में जब ईशान किशन और हेनरिक क्लासन क्रीज पर आए तो उन्हें पारी संवारने की या सेट होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उन्हें सिर्फ उस रॉकेट की गति को बनाए रखना था। हाँ, और उन्होंने वो बखूबी किया भी। ईशान किशन ने 32 गेंदों में 55 रन बनाए। ये उनका 21वां IPL अर्धशतक था। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने लगातार 3 छक्के जड़कर अपनी 50 पूरी की। क्या बात है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगी। मतलब हमेशा से ये माना जाता है ना कि T20 क्रिकेट में एक छोर पर विकेट बचाकर खेलने वाले एंकर बल्लेबाज की जरूरत होती है। जी बिल्कुल माना जाता है। पर यहाँ देखिए, सनराइजर्स के
टॉप 5 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 200 के करीब रहा और उन सभी ने दहाई का आंकड़ा पार किया। क्लासेन ने 43 गेंदों में 69 रन बनाए, अपना 5वां अर्धशतक पूरा किया और 494 रनों के साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा भी जमा लिया। और फिनिशिंग भी तो कमाल की थी। हाँ, अंत में आकर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 13 गेंदों में नाबाद 29 रन ठोक दिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि आधुनिक T20 क्रिकेट में अब पारी को संभालने वाले उस एंकर की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्या हर टीम सिर्फ अंधे प्रहार पर निर्भर हो गई है? देखिए, इसे अंधा प्रहार तो हम नहीं कह सकते। इसे दरअसल सामूहिक वेग या कलेक्टिव वेलोसिटी कहते हैं। डेटा अब टीमों को साफ साफ ये बता रहा है कि 20 ओवर के खेल में आपके 10 विकेटों की कीमत उतनी नहीं है जितनी कि स्ट्राइक रेट को 200 के पार बनाए रखने की है। अच्छा, मतलब विकेट गिरने का डर अब नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। अब टीमें एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहती। ब्लूप्रिंट बहुत सीधा है। हर खिलाड़ी आएगा, अपना 15-20 गेंदों का काम करेगा और बिना गति कम किए चला जाएगा। अगर एक विकेट गिरता भी है तो दूसरा खिलाड़ी आकर डिफेंसिव नहीं होगा, वो उसी आक्रामकता को जारी रखेगा। ये तो बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन अगर ये सामूहिक आक्रामकता इतनी ही अचूक है तो फिर विपक्षी टीम ने उन्हें रोका क्यों नहीं? जब हम इस मैच के दूसरे पहलू पर आते हैं तो मुझे ये पूछने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम सिर्फ फील्डर्स को दोष देकर गेंदबाजों की खराब रणनीति को नहीं छुपा रहे? ये एक दिलचस्प नजरिया है। क्योंकि जब कोई टीम 235 रन बनाती है तो इसका मतलब तो यही है ना कि गेंदबाजों ने भी अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह से खो दी थी। सारा ठीकरा फील्डिंग पर फोड़ना कहाँ तक सही है? ये एक बहुत ही जायज तर्क है, लेकिन इसे ना एक गेंदबाज के मनोविज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जी बताइए। जब एक गेंदबाज, मान लीजिए कोई स्पिनर है, वो गेंद को हवा में फ्लाइट देता है, एक परफेक्ट लूप बनाता है, बल्लेबाज को पूरी तरह ललचाकर शॉट मारने पर मजबूर करता है। हाँ। और बाउंड्री पर फील्डर उस आसान से कैच को टपका देता है। हाँ। तो इसका असर सिर्फ उस एक गेंद या उस एक रन तक सीमित नहीं रहता। गेंदबाज के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल डैमेज होता है। मतलब उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बिल्कुल। अगली 5 गेंदों पर वो फ्लाइट देने से डरेगा। हाँ। वो डिफेंसिव होकर तेज और फ्लैट गेंदें फेंकेगा जिस पर बल्लेबाज आसानी से बाउंड्री मारेंगे। तो यानी एक कैच छूटने की कीमत सिर्फ वो कैच नहीं है, बल्कि उस गेंदबाज की पूरी आक्रामकता का, उसके माइंडसेट का खत्म हो जाना है। एग्जैक्टली। और इस मैच में तो ऐसी कई गलतियां हुई। पहली बड़ी चूक फर्ग्यूसन ने की जब उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर ईशान किशन का कैच छोड़ दिया। और उसका सीधा परिणाम हमने स्कोरबोर्ड पर देखा। उसी ईशान किशन ने आगे चलकर 55 रनों की वो पारी खेल दी। जी। जब आप एक सेट बल्लेबाज को सपाट पिच पर जीवन दान देते हैं ना, तो वो आपको दुगुनी ताकत से मारता है। सच में। और दूसरी चूक कूपर कोनोली से हुई। उन्होंने फिर से किशन का एक बेहद आसान कैच टपका दिया और इसका खामियाजा पंजाब को मिडिल ओवर्स में 88 रनों की एक खतरनाक साझेदारी के रूप में भुगतना पड़ा। वो पार्टनरशिप ही मैच को दूर ले गई। बिल्कुल। और तीसरी चूक विकेट के पीछे से हुई, जहां प्रभा सिमरन ने स्टंपिंग का एक बहुत ही अहम मौका गंवा दिया। और इन सबका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन बना? युजवेंद्र चहल। अरे हाँ, चहल का स्पेल देखिए, 32 रन देकर 1 विकेट। हाँ, कागज पर देखने में ये एक बड़ा सामान्य सा स्पेल लग सकता है, लेकिन इस स्पेल के पीछे की जो निराशा है ना, वो बहुत गहरी है। कैसे? क्योंकि इस सीजन में उनकी बेहतरीन गेंदबाजी पर अब तक कुल 6 कैच छोड़े जा चुके हैं। एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर जब अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो और उसे अपनी ही टीम का साथ न मिले, तो पूरी टीम के मनोबल पर उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। जाहिर सी बात है। और जब आप 235 रनों का पीछा करने उतरते हैं, तो वो सारी निराशा, वो सारा दबाव, वो ड्रेसिंग रूम से बल्लेबाजों के साथ मैदान पर भी आता है। बिल्कुल। और इसी बारीक मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करें। बीच बीच में ये भी ऐड कर देना, मतलब क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही शानदार और गहरे विश्लेषण हम आप तक लाते रहें। जी बिल्कुल। खैर, अब बात करते हैं उस अदृश्य दबाव की जिसने 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम के शीर्ष क्रम को पूरी तरह निगल लिया। ये दबाव आखिर काम कैसे करता है? देखिए, जब सामने 236 रनों का लक्ष्य होता है ना, तो बल्लेबाज क्रीज पर उतरने से पहले ही जानता है कि भाई मुझे पहले ओवर से 12 रन प्रति ओवर बनाने हैं। हाँ, जो कि बहुत मुश्किल है। ये एक फिजियोलॉजिकल पैनिक पैदा करता है।
दिल की धड़कन तेज होती है, फैसले लेने की जो क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। बल्लेबाज उन गेंदों पर भी बड़े शॉट खेलने की कोशिश करता है जो असल में सम्मान देने लायक होती हैं। और शायद इसी दबाव के कारण पंजाब का स्कोर 2 ओवर में 10 रन पर 2 विकेट और 4 ओवर आते आते 23 रन पर 3 विकेट हो गया था। बिल्कुल। प्रियांश आर्या केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, प्रभसिमरन सिंह 3 रन ही बना सके और कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वो केवल 5 रन पर आउट हो गए। टीम के शीर्ष 3 बल्लेबाज इस अदृश्य स्कोर बोर्ड के दबाव में ना एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा उनका टॉप ऑर्डर। हाँ, लेकिन फिर मैदान पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। कूपर कोनोली की वो पारी सच में ऐतिहासिक थी। 59 गेंदों में नाबाद 107 रन। क्या पारी थी वो। 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के, 181.36 का स्ट्राइक रेट, और वो भी अपने टी20 करियर का पहला शतक। जब पूरी टीम ढह रही थी ना, तब ये युवा खिलाड़ी एकदम विपरीत दिशा में बह रहा था। ये आंकड़ा अपने आप में चकित करने वाला है कि कोनोली आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। जी। 22 साल और 257 दिन की उम्र में उन्होंने क्विंटन डीकॉक के पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। सुनने वालों को बता दूं कि पूरी टीम के 50% से अधिक रन केवल इसी एक बल्लेबाज के बल्ले से निकले थे। अकेले दम पर लड़ रहे थे वो। हाँ, क्योंकि बाकी टीम में तो केवल मार्कस स्टोइनिस जिन्होंने 28 बनाए और शेडगे जिन्होंने 25 रन बनाए, बस यही लोग दहाई का आंकड़ा छू सके। लेकिन यहाँ क्रिकेट की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। क्या ये हैरान करने वाला नहीं है कि एक तरफ वही कूपर कोनोली है जो फील्डिंग करते हुए ईशान किशन का कैच छोड़ते हैं, जिससे विरोधी टीम 235 तक पहुंच जाती है, और दूसरी तरफ वही कूपर कोनोली अकेले लड़ते हुए एक ऐतिहासिक शतक जड़ देते हैं। सच कहूं तो यही टी20 क्रिकेट का सबसे क्रूर सच है। आप एक पारी में विलेन भी हो सकते हैं और दूसरी पारी में हीरो भी। लेकिन इस मैच ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि एक अकेले खिलाड़ी का चमत्कार अब आपको मैच नहीं जिता सकता। बिल्कुल नहीं। कोनोली शतक तो मार रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे, और उन विकेटों को गिराने का जो श्रेय है ना, वो सनराइजर्स की बेहद अनुशासित गेंदबाजी को जाता है। और यहीं पर मुझे पैट कमिंस के उस स्पेल के बारे में पूछना है। उन्होंने 34 रन देकर 2 विकेट लिए। हमने देखा कि पिच बिल्कुल सपाट थी, तो इस सपाट पिच पर भी पैट कमिंस ने बल्लेबाजों के दिमाग से कैसे खेला? देखिए, ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। इसके पीछे एक ठोस बायोमैकेनिक्स और तकनीक काम करती है। जब पिच सपाट होती है ना, और गेंद बल्ले पर बहुत आसानी से आ रही होती है, तो कमिंस क्रॉस सीम गेंदों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्रॉस सीम। हाँ, इससे गेंद पिच पर पड़कर थोड़ी रुकती है, या कह लें होल्ड होती है। और इसके अलावा वो क्रीज का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? मतलब कभी वो स्टंप्स के बिल्कुल करीब से गेंद डालते हैं, तो कभी एकदम वाइड क्रीज से। इससे बल्लेबाज के बैट स्विंग का जो आर्क होता है ना, वो लगातार बदलता रहता है। बल्लेबाज कभी ये अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि गेंद आखिर किस कोण से आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही डीप एनालिसिस है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने शुरुआत में ही आर्या को फंसाया, और फिर मिडिल ओवर्स में जब शेडगे सेट हो चुके थे, तब उनका अहम विकेट निकालकर पंजाब की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल, और सिर्फ कमिंस ही नहीं, दूसरे छोर से भी दबाव कम नहीं हुआ था। हाँ, शिवांग कुमार का स्पेल। एग्जैक्टली। शिवांग कुमार ने 45 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने उस वक्त खतरनाक दिख रहे मार्कस स्टोइनिस को आउट किया, जब वो कोनोली के साथ साझेदारी पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो टर्निंग पॉइंट था एक तरह से। हाँ, और जो सबसे बड़ा काम किया ना, वो मलिंगा और साकिब की गेंदबाजी ने किया। कोनोली एक तरफ से 180 के स्ट्राइक रेट से मार रहे थे, लेकिन मलिंगा ने 36 रन देकर 1 विकेट लिया और साकिब ने 40 रन देकर 1 विकेट। उन्होंने रन रेट को कंट्रोल में रखा। हाँ, उन्होंने कोनोली को स्ट्राइक से दूर रखने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई। ये सच में सामूहिक नियंत्रण का एक बेजोड़ उदाहरण है। इसी गेंदबाजी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद के नाम कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स भी दर्ज हो गए। बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं इस मैच में। बिल्कुल। हैदराबाद के इस मैदान में पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स की ये लगातार 10वीं जीत है। ये
ये आईपीएल में किसी भी टीम के खिलाफ किसी एक वेन्यू पर सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक है। मतलब ये मैदान अब सच में एक अजेय किला बन चुका है। और एक और आंकड़ा जो उनकी गेंदबाजी की ताकत को दर्शाता है वो ये है कि आईपीएल में जब भी सनराइजर्स ने 200 से अधिक रनों का बचाव किया है ना, उनका रिकॉर्ड 100% रहा है। 100%? जी हाँ, 11 बार ऐसा हुआ है और 11 की 11 बार उन्हें जीती मिली है। साथ ही ट्रेविस हेड ने अपने 1500 आईपीएल रन पूरे कर लिए और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना 50वां टी20 मैच खेला। इन तमाम रिकॉर्ड्स और इतनी शानदार पारियों के बीच जो सबसे बड़ी उथल-पुथल मची है वो है पॉइंट्स टेबल के समीकरण में। इस एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट का पावर शिफ्ट कर दिया है, पूरी तरह से पलट दिया है टेबल को। हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद हार के बाद शानदार वापसी करते हुए अब नंबर 1 के सिंहासन पर बैठ गई है। उनके 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के साथ 14 अंक हो गए हैं। और इसके ठीक उलट पंजाब किंग्स का पतन बहुत ही तेजी से हुआ है। लगातार 6 जीत दर्ज करने वाली ये टीम अचानक हार की हैट्रिक, मतलब लगातार 3 हार का सामना करते हुए दूसरे स्थान पर खिसक गई है। 10 मैचों में 6 जीत और 3 हार के साथ उनके 13 अंक हैं। लगातार 6 जीत से सीधे हार की हैट्रिक, ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक झटका होता है किसी भी टीम के लिए। क्या आपको लगता है कि टूर्नामेंट के सबसे नाजुक मोड़ पर, जहां प्लेऑफ की रेस सबसे तेज होती है, पंजाब की टीम अब पैनिक मोड में आ गई है? इससे पैनिक मोड कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए, जब कोई टीम लगातार जीतती है ना, तो उनकी सारी कमजोरियां छिप जाती हैं। हाँ, जीत सब कुछ ढक लेती है। बिल्कुल, लेकिन लगातार 3 हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। खिलाड़ियों के दिमाग में खुद को लेकर संदेह पैदा होने लगता है। और ये पैनिक इसलिए भी जायज़ है क्योंकि उनके पीछे जो टीमें हैं, जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस, वो सब 12 अंकों पर खड़ी हैं। और वो बहुत तेजी से ऊपर आ रही हैं। जी, पंजाब के लिए डेंजर जोन शुरू हो चुका है। उन्हें अपने शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी और विशेष रूप से फील्डिंग में तुरंत सुधार की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राह काफी स्पष्ट है। टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने और सीधे क्वालिफायर 1 खेलने के लिए उन्हें अपने बचे हुए 3 मैचों, जो कि गुजरात, चेन्नई और बैंगलोर के खिलाफ है, उनमें से केवल 1 और जीत की दरकार है। मोमेंटम पूरी तरह से उनके साथ है। बिल्कुल साथ है। अगर हम इस पूरे मैच को एक तस्वीर में समेटे ना, तो ये साफ हो जाता है कि 437 रनों के इस विशाल स्कोर वाले मैच में जो निर्णायक अंतर था, वो बल्लेबाजी का नहीं था। सही बात है। सनराइजर्स की जीत का असली कारण उनका सामूहिक इरादा और फील्डिंग अनुशासन था। उन्होंने उन मौकों को भुनाया जो उन्हें मिले। इसके ठीक विपरीत पंजाब ने महत्वपूर्ण मौकों पर कैच टपकाए और वही कैच अंततः मैच का फैसला कर गए। टी20 क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों का सामूहिक प्रदर्शन हमेशा एक व्यक्ति के चमत्कार पर भारी ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हम इस गहरे विश्लेषण के अंत पर पहुंच गए हैं। हमने शुरुआत में ये सवाल उठाया था कि जब दोनों टीमें 200 के पार जाती हैं, तो क्या मैच का फैसला सिर्फ बल्लेबाजों के हाथ में होता है? और जवाब हमें मिल ही गया है। हाँ, आज के विश्लेषण से ये साबित हो गया कि जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड के चौके छक्कों से नहीं, बल्कि उस अनुशासन से तय होती है जो मैदान पर कैच पकड़ते समय और मुश्किल परिस्थितियों में गेंदबाजी करते समय दिखाया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन दर्शकों, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने कूपर कोनोली की उस असाधारण और जुझारू पारी को देखा, लेकिन आधुनिक टी20 क्रिकेट में, जहां आज हर गेंद, हर खिलाड़ी का डेटा मौजूद है, जहां हर ओवर के लिए मैचअप्स पर पूरी रणनीति बनती है और जहां 11 खिलाड़ियों का सामूहिक तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि वो किसी भी व्यक्तिगत प्रयास को कुचल सकता है, तो क्या कूपर कोनोली जैसी व्यक्तिगत हीरो वाली पारियों का दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या टीम गेम और डेटा एनालिटिक्स ने व्यक्तिगत जादू को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर खुद विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और गहरे विश्लेषण के साथ।